हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि छात्र लगातार 3 दिन से मतलब एक के बाद एक कड़े इम्तिहान दे रहे हैं। और वो भी इस भयंकर गर्मी में। बिल्कुल। और आखिरी दिन यानी 20 मई को दोपहर 3 बजे छात्र अपना DELED 4th सेमेस्टर का आखिरी पेपर देकर हॉल से बाहर निकलते हैं। उंगलियां सुन्न है, दिमाग पूरी तरह से थक चुका है। एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं वो पूरी तरह से। राइट। उन्हें लगता है कि बस अब घर जाकर सोना है, लेकिन तभी याद आता है कि आराम का तो समय ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अगली सुबह का अलार्म सेट है। एग्जैक्टली। उन्हें अगली सुबह 12 बजे से पहले 500 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में लेखपाल की परीक्षा देने के लिए हर हाल में पहुंचना है। जो कि मतलब सुनने में ही एक बुरे सपने जैसा लगता है। हाँ, और ये कोई डरावनी कहानी या हाइपोथेटिकल स्थिति नहीं है। ये असल में उन हजारों छात्रों की करंट रियलिटी है जो इस वक्त UPDELED और लेखपाल परीक्षा के इस भयंकर क्लैश का सामना कर रहे हैं। और PNP यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के इस पूरे कैलेंडर की सच्चाई को डिकोड करना है। बिल्कुल, क्योंकि जो ऑफिशियल रियलिटी है वो जानना बहुत जरूरी है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, छात्रों की असली समस्या ये है कि 20 मई को दोपहर 3 बजे DELED का पेपर देकर अगले दिन दोपहर 12 बजे दूर दराज के लेखपाल सेंटर पर वे कैसे पहुंचेंगे। देखिए, ये स्थिति वाकई किसी भी छात्र के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। जब हम इन परीक्षा तारीखों को सिर्फ एक कागज पर या किसी नोटिफिकेशन में देखते हैं तो वो सिर्फ नंबर लगते हैं। 20 मई और 21 मई। राइट, एक दिन का अंतर। लेकिन अगर हम इसे एक ह्यूमन लेवल पर एक छात्र के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ये कॉग्निटिव ओवरलोड यानी दिमागी थकान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार पेपर देना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली 3 दिन की लगातार परीक्षाओं के बाद इंसान का दिमाग नई जानकारियों को प्रोसेस करने की स्थिति में रहता ही नहीं है। और उसके ऊपर से 500 किलोमीटर का रातों रात सफर। यह सिर्फ 2 परीक्षाओं का टकराव नहीं है, बल्कि यह एक तरह से छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्टैमिना का सबसे क्रूर टेस्ट बन गया है। सही कहा। और मुझे लगता है कि इसी कॉग्निटिव ओवरलोड और हताशा का सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त सोशल मीडिया उठा रहा है। हाँ, वो फेक न्यूज वाला एंगर। बिल्कुल। जब छात्र तनाव में होते हैं ना, तो वे ऐसी किसी भी खबर पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं जो उन्हें थोड़ी सी भी राहत दे। साइकोलॉजिकल बात है ये। राइट। यही वजह है कि इंटरनेट पर इस वक्त फेक न्यूज अलर्ट्स की बाढ़ आई हुई है। कई जगह दावे किए जा रहे हैं कि एग्जाम डेट 22 मई तक खिसक गई है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, या फिर ये कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द होने वाली है और नया शेड्यूल आएगा। यह एक तरह का कंफर्मेशन बायस है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा टल जाए, इसलिए वे हर उस अफवाह को सच मान रहे हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। अफवाहें इसीलिए तेजी से फैलती हैं क्योंकि वे एक झूठी उम्मीद देती हैं। लेकिन अगर हम तथ्यों पर बात करें, मतलब ऑफिशियल रियलिटी को देखें, तो स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। तो असल सच्चाई क्या है? मैं इसे पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि परीक्षा टलने के 0% आसान है, मतलब 0% चांस। ओह, 0%? बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई नया शेड्यूल नहीं आएगा। PNP का जो संदेश है वो पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट है। राइट। परीक्षा उसी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी जो पहले से जारी हो चुका है। प्रशासन ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। छात्रों को अब किसी भी भ्रामक जानकारी या ट्विटर अभियान में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करें। अपना एक मिनट इन अफवाहों पर बर्बाद करने के बजाय अब सिर्फ किताबों पर ध्यान देना ही एकमात्र विकल्प है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है, आखिर PNP इतनी जिद पर क्यों अड़ा है? गुड क्वेश्चन। मेरा मतलब है, अगर वे छात्रों की इस व्यवहारिक परेशानी को देख रहे हैं तो परीक्षा को 1 या 2 दिन आगे पीछे करने में आखिर इतनी बड़ी तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत क्या आ सकती है? देखिए, बाहर से देखने पर यह बहुत ही आसान लगता है कि महज एक तारीख ही तो बदलनी है। हाँ, कैलेंडर में कट लगाना है और नया दिन लिख देना है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम सिस्टम के अंदर काम करने वाले उस पूरे मैकेनिज्म को समझें तो ये किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। अच्छा। हाँ, PNP ने इस तारीख को न बदलने के पीछे 4 बहुत ही ठोस और तकनीकी कारण दिए हैं। तो वो 4 कारण क्या हैं? अगर हम इसका स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करें तो सबसे पहला कारण है सेंटर अलॉटमेंट मैट्रिक्स। ओके, सेंटर्स। पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में परीक्षा केंद्र आवंटित हो चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग बुक करना नहीं है। इसके पीछे और भी लॉजिस्टिक्स होते हैं। बिल्कुल, किस कमरे में कितने छात्र बैठेंगे, सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, पुलिस फोर्स कैसे डिप्लॉय होगी और पेपर पहुंचाने का रूट क्या होगा, ये सब महीनों पहले लॉक हो चुका है। तो ये कुछ ताश के पत्तों का महल यानी हाउस ऑफ कार्ड्स जैसा है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। मतलब अगर आप प्रशासन से कहते हैं कि नीचे से सिर्फ एक पत्ता यानी DLED की 1 तारीख को खिसका दीजिए, तो वे जानते हैं कि सिर्फ वो एक पत्ता नहीं खिसकेगा, बल्कि पूरा का पूरा राज्य स्तरीय परीक्षा कैलेंडर भरभरा कर गिर जाएगा। बिल्कुल, ये एनालॉजी इस स्थिति को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। राइट। अब देखिए,
अगर एक तारीख हिलती है तो उसका असर दूसरे कारण पर पड़ता है, जो है ड्यूटी फिक्स होना। शिक्षकों की ड्यूटी। हाँ, इन परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ छात्र नहीं जाते, वहाँ हजारों पर्यवेक्षक, कक्ष निरीक्षक, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात होते हैं। इन सभी की ड्यूटी चार्ट्स बन चुके हैं। आप रातों रात 50,000 कर्मचारियों के शेड्यूल को रीसेट नहीं कर सकते। ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और फिर तीसरा कारण जुड़ता है बिजी शेड्यूल, मतलब आगे के महीनों का शेड्यूल। हाँ, मई के अंत और पूरे जून के महीने में राज्य में कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं और बोर्ड से जुड़े काम शेड्यूल्ड हैं। अच्छा, तो उनके पास डेट्स ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रशासन के पास कोई बफर स्लॉट या खाली वीकेंड ही नहीं बचा है जहां वो इस परीक्षा को ले जाके फिट कर सकें। लेकिन इन 3 कारणों के अलावा एक और सबसे बड़ा तकनीकी पैच है जिसके बारे में छात्र पूछ रहे हैं। हाँ, वो क्या है? वो है 17 मई का दिन। अगर हम आगे नहीं खिसका सकते तो प्रशासन ने इसे पहले क्यों नहीं करवा लिया, मतलब 18 से पहले? यहीं पर चौथा और सबसे बड़ा कारण सामने आता है, एलटी मेंस की परीक्षा। ओह, 17 को एलटी मेंस है? जी हाँ, 17 मई को एलटी मेंस का एग्जाम पहले से ही तय है, इसलिए प्रशासन के हाथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। राइट। वे डीईएलडी की परीक्षा को 18 मई से पहले भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि 17 तारीख ब्लॉक है और 21 मई को लेखपाल आ जाता है। यानी सैंडविच बन गया पूरा। बिल्कुल। न तो परीक्षा प्रीपोन हो सकती है और ना ही पोस्टपोन। पूरा का पूरा शेड्यूल चारों तरफ से लॉक हो चुका है और प्रशासन के पास पैंतरेबाजी करने की कोई जगह ही नहीं बची है। मुझे प्रशासन की ये तकनीकी मजबूरी समझ में आ रही है। उनका हाउस ऑफ कार्ड्स अपनी जगह है। लेकिन चलिए एक पल के लिए हम उस छात्र की जगह खड़े होकर देखते हैं जो इस सब के बीच फंसा हुआ है। बिल्कुल, उनका पक्ष भी देखना जरूरी है। गणित को डिकोड करें जो उन्होंने इस ट्रैवल की समस्या को लेकर दिया है, तो वो मुझे थोड़ा मशीनी लगता है। मशीनी कैसे? देखिए, उनका तर्क है कि 20 मई को दोपहर 3 बजे डीईएलएड खत्म होगा। छात्र 4 से 5 बजे के बीच अपने सेंटर से निकलेंगे। ठीक है। अब प्रशासन का कहना है कि अगर लेखपाल का सेंटर 500 किलोमीटर दूर भी है तो ओवरनाइट ट्रैवल यानी रात भर सफर करके 21 मई को दोपहर 12 बजे से पहले आसानी से पहुंचा जा सकता है। अच्छा, तो क्या ये गणित जमीनी हकीकत से मेल खाता है? क्या 500 किलोमीटर का सफर रातों रात तय करना एक छात्र के लिए व्यावहारिक रूप से संभव है? देखिए, यहाँ प्रशासन का नजरिया पूरी तरह से एक मैथमेटिकल मॉडल या स्प्रेडशीट पर आधारित है। स्प्रेडशीट मॉडल? हाँ, अगर आप सिर्फ दूरी और गति को भाग देंगे तो प्रशासन का गणित सही बैठता है। वो कैसे? 500 किलोमीटर की दूरी को अगर हम एक सामान्य बस या ट्रेन की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जोड़ें तो 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे। प्रशासन के हिसाब से अगर छात्र शाम 5 बजे भी बस में बैठता है तो वो अगली सुबह 6 या 7 बजे तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। राइट। और चूंकि परीक्षा 12 बजे है तो उसके पास 4-5 घंटे का बफर टाइम भी है। स्प्रेडशीट पर ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान लगता है। लेकिन स्प्रेडशीट पर तो न मई की झुलसाने वाली गर्मी दर्ज होती है और ना ही यूपी परिवहन की बसों का लेट होना। बिल्कुल सही कहा आपने, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। एक छात्र जो 3 बजे एग्जाम देके निकला है, उसे बस स्टैंड तक पहुंचने में, बस का इंतजार करने में और फिर उस भयंकर भीड़ में रात भर बिना सोए सफर करने में जो शारीरिक टूट होती है, उसे प्रशासन का मॉडल कैसे कैलकुलेट करता है? वो कैलकुलेट होता ही नहीं है। ये तो एक रोबोटिक उम्मीद हो गई कि इंसान मशीन की तरह एक जगह से दूसरी जगह स्विच हो जाएगा। यही सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। नौकरशाही और प्रशासन सहानुभूति के आधार पर नहीं बल्कि लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी के आधार पर चलते हैं। लॉजिस्टिक्स। हाँ, वो इंसानी थकान, बस स्टैंड पर होने वाली धक्का मुक्की या ट्रेन के 4 घंटे लेट होने की आशंका को अपने फॉर्मूले में शामिल नहीं करते। उनके लिए वो सिर्फ डेटा है। एग्जैक्टली। उनके लिए 500 किलोमीटर सिर्फ एक दूरी है, कोई मानवीय अनुभव नहीं। और दुर्भाग्य से छात्रों को इसी कठोर वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना होगा। प्रशासन अपना गणित नहीं बदलेगा, इसलिए छात्रों को अपनी योजना उसी गणित के हिसाब से बनानी होगी। वास्तविकता कठोर जरूर है, लेकिन अब जब ये पत्थर की लकीर बन चुकी है तो छात्रों को इसे स्वीकार करना ही होगा। बिल्कुल, कोई और चारा नहीं है। और इस सच्चाई पर सबसे बड़ी मोहर लगाती है तैयारियों की जमीनी रिपोर्ट। हाँ, जो एडमिट कार्ड्स का अपडेट है। राइट। हमारे पास जो फैक्ट चेक है उसके मुताबिक एग्जाम की प्रशासनिक तैयारियां 100% पूरी हो चुकी हैं। एग्जाम हॉल में स्टाफ की नियुक्ति संपन्न हो गई है। और सबसे बड़ा सबूत तो एडमिट कार्ड्स ही हैं। बिल्कुल। और जब एडमिट कार्ड सिस्टम में आ जाते हैं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तो मैं यहाँ एडमिट कार्ड्स की स्थिति को लेकर छात्रों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि इसे लेकर भी बहुत सी अफवाहें हैं। हाँ, प्लीज बताइए। जो 2nd सेमेस्टर के छात्र हैं उनके एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड कर दिए गए। ओके, अपलोड हो गए। हाँ, और कल शाम से ये एडमिट कार्ड सीधे सभी संबंधित कॉलेजों में उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब उन्हें अपने कॉलेज जाना होगा। बिल्कुल, छात्रों को किसी साइबर कैफे या बाहरी वेबसाइट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 4th सेमेस्टर वालों का क्या?
वहीं जो 4th सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उनके एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से ठीक 2-3 दिन पहले जारी होंगे। ओके, थोड़ा लेट। हाँ, और वे भी सीधे उनके कॉलेज प्रशासन के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि छात्रों को इंटरनेट पर भटकने के बजाय तुरंत अपने अपने कॉलेज प्रशासन के संपर्क में रहना चाहिए। एग्जैक्टली, कॉलेज के टच में रहें। अब जब ये 100% तय हो ही गया है कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला और परीक्षाएं उसी तय समय पर होंगी, तो अगला लॉजिकल सवाल ये है कि अब क्या? तैयारी कैसे करें? हाँ, क्योंकि अब परीक्षा होना तय है तो भटके नहीं। एज शिवांश मिश्रा सर ऑलवेज गाइड्स, हमें स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, अब गधे की तरह पूरी किताब रटने का समय तो जा चुका है। तो इस बचे हुए थोड़े से समय में इस मानसिक दबाव के बीच आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, कॉग्निटिव साइंस भी यही कहता है कि जब समय कम हो और दबाव ज्यादा, तो दिमाग नई और विस्तृत जानकारियों को स्टोर नहीं कर पाता। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में स्मार्ट स्टडी और पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करना होता है। इस अंतिम समय के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। ओके, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। हाँ, इसका पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी PYQ। पुराने पेपर्स। बिल्कुल, खासतौर पर 2016 से लेकर अब तक के जितने भी हल प्रश्न पत्र हैं उन्हें घोट कर पी जाना चाहिए। यही पास होने की असली चाबी है। लेकिन 2016 से ही क्यों? क्या पुराने पेपर्स में कुछ खास पैटर्न छिपा है? यहाँ असल मैकेनिज्म काम करता है एग्जामिनर के माइंडसेट का। वो कैसे? किसी भी बोर्ड के पास प्रश्नों का एक सीमित बैंक होता है। अगर आप 2016 से अब तक के पेपर्स का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि परीक्षा का पैटर्न और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स खुद को बार बार दोहराते हैं। ओहो, मतलब प्रश्न रिपीट होते हैं। एग्जैक्टली। इन पेपर्स को सॉल्व करने से छात्र अनजाने में ही उस एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो किताबें हैं जो यूपी के लगभग हर छात्र की टेबल पर होती ही हैं। हाँ, राजन और पवन सीरीज। बिल्कुल, राजन और पवन सीरीज। मैंने देखा है कि आखिरी समय में ये सीरीज किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, संजीवनी। तो ऐसा क्यों है कि इन सीरीज के बिना परीक्षा हॉल में जाना एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है? इसका कारण इनकी डिजाइनिंग में छिपा है। राजन और पवन सीरीज को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि वे रैपिड फायर रिवीजन में मदद करती हैं। क्विक रिवीजन। हाँ, इनमें जो मिक्स ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्नों का कलेक्शन होता है वो सीधे तौर पर छात्र की रिकॉल मेमोरी को ट्रिगर करता है। ओके, तो वो जल्दी याद आते हैं। बिल्कुल। जब आप पूरी किताब पढ़ते हैं तो दिमाग को बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन इन सीरीज के छोटे छोटे प्रश्न दिमाग में बुलेट पॉइंट्स की तरह सेट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है कॉग्निटिव लोड को कम करने का। और इसी कॉग्निटिव लोड को और भी कम करता है हमारी स्ट्रैटेजी का तीसरा स्टेप, जो कि है हैंड रिटन नोट्स। एग्जैक्टली, हैंड रिटन नोट्स। हम सभी जानते हैं कि जब परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा हो या जब छात्र 2 पेपर्स के बीच के छोटे से गैप में पेड़ के नीचे बैठकर रिवीजन कर रहे हों, तब मोटी किताबें देखकर सिर्फ घबराहट होती है, पैनिक हो जाता है उस टाइम। बिल्कुल। और वहीं पे ये हैंड रिटन नोट्स काम आते हैं। कम पन्नों में सटीक रिवीजन। जब आप अपने खुद के बनाएं या किसी एक्सपर्ट के बनाएं बहुत ही क्रिस्प नोट्स पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसे तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी जैसे विषय का पूरा सिलेबस अगर मात्र 17 पन्नों में समेट दिया जाए या मैथ्स को सिर्फ 20 कोर यूनिट्स में कवर कर लिया जाए। वाओ, सिर्फ 17 पन्ने? हाँ, तो छात्र उसे परीक्षा से ठीक पहले 30 मिनट में स्कैन कर सकता है। यह सटीक रिवीजन सीधा आपकी वर्किंग मेमोरी में जाता है और आप उसे पेपर में तुरंत रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ये रणनीति वाकई बहुत ही साइंटिफिक और असरदार है। बिल्कुल। लेकिन इन सारी रणनीतियों, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट स्टडी के बीच हम उस असली इंसान को नहीं भूल सकते जो ये सब आखिर में झेल रहा है। सही बात है। छात्रों की पीड़ा। सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन एक छात्र की मानसिक प्रताड़ना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई पहली बार नहीं है। ये पैटर्न बन गया है। बिल्कुल। बार बार DELED की डेट्स का राज्य की अन्य प्रमुख परीक्षाओं जैसे पुलिस, LT या लेखपाल से टकराना एक चिंताजनक पैटर्न बन गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक छात्र जो सालों से एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसे ऐन मौके पर 2 सुनहरे मौकों में से किसी एक को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सिर्फ एक शेड्यूलिंग एरर नहीं है, ये छात्रों के भविष्य के साथ होने वाला एक बहुत बड़ा अन्याय महसूस होता है। मैं इस भावना से पूरी तरह सहमति जताता हूँ। ये स्पष्ट रूप से सिस्टम की संवेदनशीलता में कमी और अलग-अलग विभागों के बीच जो आपसी तालमेल का अभाव है उसे दर्शाता है। कोऑर्डिनेशन की कमी है। एग्जैक्टली। एक विभाग को नहीं पता कि दूसरा विभाग किस दिन परीक्षा ले रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ अफसोस जताने में नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसीलिए मैं यहाँ एक बहुत ही ठोस आश्वासन देना चाहता हूँ कि इन वर्तमान परीक्षाओं के शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होने के बाद इस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। ओके, तो आगे क्या होगा? एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करके PNP सचिव के साथ इस विषय पर एक गंभीर और विस्तृत बैठक की योजना बनाई गई है।
ताकि भविष्य में कोई परीक्षा इस तरह क्लैश ना करे। ये एक बहुत ही जरूरी और सकारात्मक कदम है। इस तरह के क्लैश हमेशा के लिए खत्म होने चाहिए। बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और इस सिस्टम को बेहतर बनाने की लड़ाई में इस संवाद में हमें छात्रों के सीधे अनुभव और डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, जमीनी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी छात्र इस क्लास को सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी जमीनी हकीकत हमारे साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में मुख्य रूप से 2 चीजें जरूर बताएं। वो 2 चीजें कौन सी हैं? पहला, आपके DELED और लेखपाल परीक्षा के सेंटर के बीच की वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है। हमें वो एग्जैक्ट डेटा चाहिए ताकि जब अधिकारियों के सामने बात रखी जाए तो वो हवा-हवाई ना हो। बिल्कुल, वो हजारों छात्रों के असली डेटा पर आधारित होना चाहिए। राइट। और दूसरा, सफर या शेड्यूलिंग से जुड़ी और कौन सी ऐसी जमीनी समस्याएं हैं जिन पर आने वाली बैठकों में आवाज उठाई जानी चाहिए। छात्र अपने अनुभव जरूर बताएं। और हाँ, हर एक लेटेस्ट अपडेट, स्ट्रैटेजी और उन 17 पन्नों वाले रिवीजन PDF के लिए सभी लोग तुरंत टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @SSSantraOfficial से जुड़ जाएं। जी, क्योंकि डेटा और छात्रों का फीडबैक ही वो मजबूत नींव है जिस पर भविष्य में कोई प्रशासनिक बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी इस वर्तमान क्षण में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो भी छात्र इस स्थिति का सामना कर रहे हैं वे अपना धैर्य ना खोएं, पैनिक ना करें। हाँ, अपना पूरा फोकस इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी पर लगाएं। प्रशासन अपनी जगह कठोर हो सकता है, लेकिन आखिरकार एक छात्र की असली पहचान उसकी उस क्षमता से होती है कि वो विपरीत और मुश्किल परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। बहुत गहरी बात कही आपने। इसलिए अफवाहों के शोर को बंद करें और अपने माइंडसेट को सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए ट्यून करें। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी डीप डाइव क्लास का सारांश यही है कि पहला, परीक्षा अपने तय समय पर है और कोई बदलाव नहीं होगा। 0% चांस है बदलाव का। दूसरा, प्रशासन के स्प्रेडशीट लॉजिक को आप बदल नहीं सकते, इसलिए उसके साथ तालमेल बिठाएं। और तीसरा, अंत में गधे की तरह मेहनत छोड़कर स्मार्ट रिवीजन नोट्स और PYQs का सहारा लें। यही एक रास्ता है अब। राइट। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आप सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? अगर हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन 500 किलोमीटर की रातों रात यात्रा को एक मानक या एक स्टैंडर्ड मानकर चल रहा है कि छात्र तो ये कर ही लेंगे, तो ऐसा लगता है कि भविष्य में छात्रों को सिर्फ अपनी किताबों और सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहना होगा। मतलब उन्हें ट्रैवल के लिए भी तैयार रहना होगा। हाँ, शायद अब समय आ गया है कि छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक ट्रैवल स्टैमिना को भी अपने कोर्स सिलेबस का एक अनिवार्य हिस्सा मानना पड़ेगा। ये तो मतलब एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। आखिरकार मैराथन सिर्फ दिमाग की नहीं, अब सड़कों की भी हो गई है। खैर, आप सभी अपना ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा दें। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।